हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे समांतर माध्य के बारे में। हम केंद्रीय प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति में सब गणितीय माध्य के रूप में समांतर माध्य को देखा जाता है। समांतर माध्य किसी भी श्रृंखला के सभी मदों का एक औसत होता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरलतम माप है। सामान्य तौर पर हम इसे निकालते हैं, जो भी हमारे मद दिए हुए होते हैं उनकी टोटल कर लेते हैं और जितने भी मद हैं, मदों की संख्या है, उसका भाग लगा लेते हैं। मदों का कुल योग बटा मदों की कुल संख्या। समांतर माध्य की अगर परिभाषा देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि समांतर माध्य वह संख्या है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों के योग में उनकी संख्या से भाग देने के बाद प्राप्त होता है। समांतर माध्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो सरल समांतर माध्य और दूसरा भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य वह माध्य है जिसमें किसी श्रृंखला के सभी मदों का समान महत्व होता है, इसलिए उसे सरल समांतर माध्य कहा जाता है। जबकि भारित समांतर माध्य में अलग अलग मदों को अलग अलग तुलनात्मक रूप से महत्व के अनुसार वेटेज दिया जाता है और उस वेटेज के आधार पर भारित माध्य निकाला जाता है, इसलिए उसे भारित माध्य कहा गया है। जो ये समांतर माध्य निकाला जाता है उसके अपने गुण हैं। किसी भी एक मान के ज्ञात न होने पर हम समांतर माध्य को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हमारी श्रेणी के सभी मद हमें ज्ञात होने चाहिए। इसके अलावा इसमें जो शोध करता है वह समान मूल्य प्राप्त करते हैं इसके द्वारा, क्योंकि इसमें निश्चित नियमों, निश्चित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके जो समस्त अंकों के विचलन का जो योग आता है वो हमेशा शून्य आता है। समेशन d इक्वल्स टू 0 हमेशा। इस प्रकार यह एक संतुलन बिंदु है। समांतर माध्य में सबसे अधिक बार केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में इसको जो है प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सबसे आसान होती है। बीजगणितीय नियमों से हम अगर इसकी कोई श्रेणी का चर अज्ञात हो तो हम उस आंकड़े को भी प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञात आंकड़ों को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी इस समांतर माध्य के कुछ दोष कहे गए हैं कि अगर हमें श्रेणी या श्रृंखला का एक भी मान ज्ञात नहीं हो तो हम समांतर माध्य कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। फिर यह भी कहा जाता है कि मध्यमान की गणना सभी मूल्यों की सहायता से की जाती है, इसलिए कभी कभी सीमांत जो पद होते हैं वो भी इसके मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इसी कारण यह मापन अंकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। फिर ये भी कहा जाता है कि कभी कभी यह अवास्तविक मूल्य भी प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कि श्रेणीवार समांतर माध्य को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम समांतर माध्य को दो तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, इसमें x बार बराबर x1, x2, x3 जितने भी हमारे पद हैं उनको टोटल करके उसमें नंबर ऑफ आइटम का भाग लगा देते हैं। x बार बराबर समीशन x अपॉन n के रूप में हम इस सूत्र को देखते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में ही यदि लघु रीति का प्रयोग किया जाए तो हमारा सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस समीशन dx अपॉन n। लघु रीति के अंतर्गत हम काल्पनिक मान लेते हैं और उसके आधार पर विचलन निकालते हैं और विचलनों के योग में हम n का भाग लगाकर लघु रीति के द्वारा हम कैलकुलेशन करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। अगर
आंकड़े वर्गीकृत है तो हम समांतर माध्य की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी के बाद खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में वो आंकड़े आएंगे। तो खंडित और सतत श्रेणी में अगर प्रत्यक्ष रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना की जा रही है तो हम फार्मूला लगाते हैं x बार बराबर समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ या n। यह प्रत्यक्ष रीति है। हमारे पास जो आवृत्ति दी हुई है, हमारे पास जो पद मान है, उनकी गुणा कर लेते हैं आपस में और कुल पदों की संख्या का भाग लगा देते हैं। तो हमें प्रत्यक्ष रीति के द्वारा कैलकुलेशन करके x बार प्राप्त हो जाता है। अगर हम लघु रीति का प्रयोग कर रहे हैं तो लघु रीति का प्रयोग करते समय हम फार्मूला लगाते हैं x बार बराबर a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। वही कल्पित मान निकाला जाता है, विचलन निकाले जाते हैं, उसके साथ आवृत्ति की गुणा की जाती है, उनके योग में हम पदों के संख्या का भाग लगाकर कल्पित मान से गुणा करके हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं। यह शॉर्टकट मेथड है। इस शॉर्टकट मेथड के अलावा भी एक सूत्र और प्रयोग में लाया जा सकता है, वह है पद विचलन रीति। पद विचलन रीति में हम जो हमारे पद विचलन हैं, विचलनों में भी बहुत अंतर यदि हो तो हम उसमें से भी जो है आई निकाल कर, पद विचलन निकाल कर हम समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। इस रीति का प्रयोग उस समय किया जाता है जब विचलनों को किसी समान संख्या से विभाजित किया जा सके तथा वर्गांतरों की संख्या अधिक हो। तो हमने देखा कि किस तरह व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में समांतर माध्य को ज्ञात किया जाता है। हमने सिर्फ सूत्र देखे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम सभी श्रेणियों में समांतर माध्य की गणना किस तरह से की जाती है उसे उदाहरणों के द्वारा देखेंगे।